हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले 15 दिसंबर 2024 के सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक जो है सीरीज चल रही है, उसकी आज साथियों हमारा आपको 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले सीटेट पेपर 2 का जो है यहाँ पे सीडीपी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है व्याख्यात्मक हल करने वाला हूँ। ये व्याख्यात्मक हल बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में साथियों यहाँ पे कराने वाला हूँ। आप लोग को ये व्याख्यात्मक हल जो है बहुत ही अच्छी लगेगी। पिछली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि वर्तमान में प्रेजेंट में सीटेट जो है किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आपसे सीडीपी जो है पेपर 2 में यहाँ पे पूछता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस PYQ के सेशन को। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पे सीटेट से रिलेटेड यहाँ पे जो फ्री कोर्स चल रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती रहे और आप सीटेट एक अच्छे नंबर से यहाँ पे क्वालिफाइड कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अपना पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। साथियों आपको बता दें कि जो प्रगतिशील एजुकेशन होता है उसको जो है बच्चों में किस तरीके से देखा जाता है। तो बच्चों में साथियों जो प्रगतिशील शिक्षा है ये ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है। हमेशा जो प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव जो लर्निंग होती है, एजुकेशन होता है, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चे किस प्रकार से डिस्कवरी करें, अर्थात खोज करें और अपने जो है अपने तरीके से जो है यहाँ पे ज्ञान का निर्माण करें। पियाजे भी जो है इसका एक जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान के रूप में इसका जो है यहाँ पे समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में जो है प्रगतिशील शिक्षा जो है यहाँ पे देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब जब छात्रों के द्वारा कक्षा में प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो सबसे अधिक जो है प्रभावी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, इन विकल्पों में हमें चुनना है। तो आपको बता दें कि इनमें जो है सर्वाधिक जो अधिक प्रभावीशील जो प्रक्रिया होगी ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारे द्वारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है साथियों, आपके सीटेट ऑफिशियल की के अनुसार जो है यहाँ पे ये आंसर जो है करवाया जाएगा। तो चलिए अभिकथन और कारण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अभिकथन कारण पे सटीक रूप से बैठ रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे आपको देखना है। चलिए देख लेते हैं। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। यहाँ पे बताना कि जो किशोरावस्था होता है, जो यहाँ पे एडोलसेंस के दौरान जब जेंडर अपेक्षाओं के अनुसार जब स्त्रीत्व और पुरुषत्व जो है कि परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। अभिकथन सही है कि नहीं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे अभिकथन बिल्कुल सही है। अब अभिकथन के संदर्भ में जो कारण दिया है वो इस पे सटीक है कि नहीं, ये देख लेते हैं। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, बिल्कुल यहाँ पे गलत है। जो जेंडर होती है साथियों, देखिए जेंडर 2 प्रकार की होती है, एक लिंग होती है और एक जेंडर जिसे हम एक देखिए हिंदी में अगर देखा जाए तो देखिए इंग्लिश में जेंडर और सेक्स होता है, जिसका हिंदी रूपांतरण दोनों लिंग होता है आपका। लेकिन अगर जेंडर की बात करें तो ये सामाजिक संरचना होती है और लिंग की बात करें तो ये जो लिंग होता है, जो साथियों जो जेंडर होता है ये सामाजिक देन होता है और लिंग जिसे हम सेक्स कहते हैं ये साथियों जैविक होता है।
तो यहाँ पे लिंग की बात करिए है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप निर्धारित करती हैं। बिल्कुल गलत है। जेंडर जो है ये जैविक नहीं साथियों, ये सामाजिक रूप को निर्धारित करती है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर कथन जो है यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे बताना है कि आपको कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण जो है यहाँ पे गायक हैं या सिंगिंग करते हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए जैसे सुनीता 12 वर्ष की एक लड़की है और वो संगीत की क्षमता अपने अंदर रखती है। अगर बात करें तो उसके जो माता पिता हैं वो दोनों गायन के क्षेत्र में जो है एक विशेष योगदान दे रहे हैं, और गायन की क्षमता में जो है ये एक विशेष योगदान तो दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो सुनीता है उसके जो क्षमता है वो संभावित रूप से किन कारक पर निर्धारित है, क्योंकि कारक यहाँ पे कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो कारक है यहाँ पे आनुवांशिकता और वातावरण पे जो है ये यहाँ पे अंतःक्रिया का ये जो है यहाँ पे परिणाम या रिजल्ट है, क्योंकि आनुवांशिकता इंटू वातावरण जो कि उसको अपने माँ बाप से जो है गायन की एक क्षमता यहाँ पे आनुवांशिकता रूप में यहाँ पे मिली है, और उसके साथ साथ पर्यावरण में भी वो यहाँ पे सीख रही है। तो इसलिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान खालिस्तान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए जो संवेदनशील की अवधि है, संवेदनशील की अवधि की बात करें तो वह कौन सी समय अवधि हो सकती है। तो ये जो समय अवधि है साथियों, ये पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं ये यहाँ पे विशेष रूप से योगदान देते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों आपसे एक यहाँ पे विनम्र निवेदन या रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि यदि आपका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार से यहाँ पे आपकी ज़रूरत जो तैयारी की जा रही है या शॉर्ट लगाए जा रहे हैं कितने यहाँ पे सही होने की संभावनाएं बन रही है। चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, देखिए यदि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस यहाँ पे ऑप्शन में हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हैं। हमेशा बच्चों को जो है ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें साथियों वो उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों ही ये यहाँ पे अपने स्वयं से जो है इसका जो है शामिल कर सकें। तो इस प्रकार पे यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे शिक्षक को पूछना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उसकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। देखिए जब एक शिक्षिका खुद से पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव प्रदान कर सकती हूँ, देखिए छात्रों में ऐसे अनुभव प्रदान कर रही है कि छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको वर्गीकृत करने में उनको जो है ये आवश्यकताएं हो रही है। तो छात्रों में किस बुद्धिमत्ता का जो है निर्माण करने के लिए शिक्षिका कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो इसका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, उसको यहाँ पे इसको जो है डेवलप करने की या विकसित करने की कोशिश जो है ये शिक्षिका के द्वारा की जा रही है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है
महारत हासिल करने के लिए महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए, जब छात्र में महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से जो है छात्र में जो अभिप्रेरणा और जो एलिजिबिलिटी होती है, मोटिवेशन और एलिजिबिलिटी जो होती है या एबिलिटी होती है, उसको किस प्रकार से हम उसके विचार को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताएं, वहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। देखिए, जब बच्चों में अभिप्रेरणा और एबिलिटी स्वयं से जब वो मोटिवेट होते हैं, बच्चे स्वयं से मोटिवेट होंगे तो उनमें आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है विकास होता है। और जब उनमें एबिलिटी होती है तो जब एबिलिटी होती है तो अपने विकास को, सारी साथियों यहाँ पे विश्वास को जो है ये लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोट्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही। देखिए, रमा शिक्षिका है, वाइगोट्स्की का जो एक सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत जो है लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती। देखिए, वाइगोट्स्की महोदय समूह में कार्य करने के जो अपने सिद्धांत दिए हैं, बच्चे समूह में रहकर सीखते हैं। ऐसे देखिए, इस प्रकार की यहाँ पे एक समूह को नियुक्त कर रही है शिक्षिका जो कि रमा है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा। देखिए, यहाँ पे जब बच्चा संघर्ष कर रहा है तो रमा ने वाइगोट्स्की का सिद्धांत क्लास में लागू किया है। तो जो रमा है वो छात्र की मदद करने के लिए जो है किस प्रकार से यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके को यहाँ पे चुनेगी, तो इसको हमें अपने ऑप्शन में देखना है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। देखिए, अगर क्लास में वाइगोट्स्की का जो है सिद्धांत लागू किया गया है शिक्षिका रमा के द्वारा, तो वो साथियों इसके फोल्डिंग को जो है यहाँ पे लागू करेगी, जिसे हम पाठ या ढांचा कहते हैं। तो इसके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है शिक्षिका रमा के द्वारा अपने छात्र को जो संघर्ष कर रहा है, उसमें इसके फोल्डिंग, जिसे हम पाठ या ढांचा कर रहे हैं, तो मार्गदर्शन दे रही है। तो इस अनुसार वो यहाँ पे सीखने में सफलता पा सकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है, अभिकथन दिया गया है, अभिकथन कारण पर कितने सटीक हैं ये यहाँ पे आपको देखना है। देख लेते हैं अभिकथन क्या है। अभिकथन है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, ये जो अभिकथन है बिल्कुल सही है। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में साथियों यहाँ पे बहस, चर्चा और कोलैबोरेशन के रूप से सीखने के लिए यहाँ पे उनको मोटिवेट करना यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे आपको देखा जा सकता है। अब अभिकथन के लिए कारण कितना सटीक है ये यहाँ पे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कारण है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। बिल्कुल गलत है साथियों। हमेशा जब सामूहिक गतिविधियों करके बच्चा सीखता है तो उसके अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा नहीं बनता है, बल्कि उसके अर्थपूर्ण अधिगम में सीखना जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हमेशा बच्चा जब सामूहिक रूप से सहयोग के माध्यम से सीखता है तो उसकी जो लर्निंग है वो निरंतर जो है बहुत दिन तक उसके मेमोरी में बनी रहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन ए आर जो है यहाँ पे गलत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आपको बताना है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। देखिए, जो भावनाएं होती हैं, पर्सनालिटी होती है, जो सोशल रिलेशन होते हैं, उनमें जो परिवर्तन और स्थिरता होती है वो विकास
में शामिल है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना कि जो भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध में जो परिवर्तन होता है ये विकास के किस किस पक्ष में शामिल है। तो साथियों ये विकास के मनोसामाजिक पक्ष में या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में शामिल किए जा सकते हैं या होते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। देखिए जब छात्रों को विविध समूहों में जो है विविध समूहों को पूरा करने के लिए जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है, इसका इन 4 विकल्पों में कौन सबसे अधिक जो है या सबसे प्रभावी वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो सबसे प्रभावी वर्णन करता है ये साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे सुविचारित इंटरनेशनल जो है सुविचारित, उसके बाद एडेप्टिव अनुकूलित, विभेदित डिफरेंटेड जो है, ये तीनों चीज़ें ऑप्शन 1, 2 और 3 यहाँ पे ये चीज़ें जो है यहाँ पे सबसे सही वर्णन करता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 4 की बात करें तो मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज जो है, ये जो परीक्षण है, ये की जो क्रियाएं हैं, ये आपके सीडीपी सब्जेक्ट में हमेशा जो है इसको जो है रोका जा सकता है। इस प्रकार के जो हमारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे गलत माने जाते हैं। तो मानकीकृत जो है जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, इसमें जो है इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अभिकथन दिया है, अभिकथन कारण पे कितना सटीक है इसको यहाँ पे आपको देखना है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अभिकथन क्या है। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। देखिए स्कूल को उस ढांचे, देखिए स्कूल का जो ढांचा है उसके भीतर जो कार्य किया जाता है उसमें जो है उसके जो सीखा जाता है साथियों उसके कार्य करना चाहिए जिसे तैयार उत्पाद सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ये साथियों ऐसा जो सीडीपी सब्जेक्ट है आपके, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है एनसीएफ भी हो, ये ऐसी जो है यहाँ पे इसकी जो है समर्थन नहीं करते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे कारण क्या है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है। देखिए सीखना हमेशा एक पद या एक अनुक्रम में नहीं चलता है, बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि सीखना एक क्रम में नहीं बल्कि स्क्वायरल चलता है, ये स्प्रिंग टाइप चलता है, इसलिए ये कथन दोनों ही यहाँ पे आपको गलत दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है यहाँ पे लेवाइगोट्स्की से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेवाइगोट्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। देखिए जो लेवाइगोट्स्की महोदय हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने भाषा को जो है शामिल किया है, वो कहते हैं कि जो हमारे भाषा का विकास होता है वो सहयोगात्मक रूप से कोलैबोरेट करके जो है यहाँ पे होता है, क्योंकि बच्चे जब सहयोग करते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उनके भाषा विकास में जो है निरंतर जो है आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लेवाइगोट्स्की के जो अनुसार भाषा और विचार का संबंध है वो यहाँ पे भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय जो है प्रक्रिया है। तो यहाँ पे लेवाइगोट्स्की के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है युग्म है। देखिए जो सही सुमेलित युग्म है इसमें हमें आपको देखना है। बात करते हैं कि ऑप्शन 1 की मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल, बिल्कुल गलत है। मानदंड जो संदर्भित होता है उसमें साथियों रटंत विद्या का जो है प्रयोग किया जाता है, रटंत अधिगम कम, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 कह रहा है कि मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना, बिल्कुल यही जो है सही सुलेमित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो उनमें जो क्लासरूम में भागीदारी लेने में क्या चीज़ यहाँ पे बाधा डालती है। तो यहाँ पे आपको बता दें, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। मुद्रित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। देखिए, जो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें हैं, बच्चा यहाँ पे दृष्टिबाधित है तो वो इस प्रकार की देख नहीं सकता है, इसलिए उसे साथियों यहाँ पे ब्रेल लिप का जो है प्रयोग जो है यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसको बाधा डाल सकती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो लॉरेंज कोहल वर्ग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे बताना है कि लॉरेंज कोहल वर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो लॉरेंज कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए साथियों, इन्होंने 3 स्तर और इन 3 स्तर के साथियों 6 चरण दिए। तो इस अध्ययन, जो नैतिक विकास का अध्ययन है, उसको करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना, जिसे हम मोरल डिलेमा कहते हैं, और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, चीज़ें जो है इस विधि का प्रयोग किया। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे बताना है कि संरचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। देखिए, जो संरचनावादी शिक्षण होता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग कहते हैं, वो हमें किस ओर ले जाता है, अधिगम के किस ओर हमें ले जाता है। तो साथियों, ये अधिगम की खोज आधारित प्रक्रिया या डिस्कवरी लर्निंग की ओर ले जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ बताना है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। देखिए, जो डिसलेक्सिया से रिलेटेड, जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है या लिखने में कठिनाई होती है, तो उन बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। तो साथियों, उन्हें हम व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जीन पियाजे महोदय से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है। देखिए, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये 4 विकल्पों में से किस सिद्धांत को जो है बताता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, ये साथियों कहता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को paraसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन का जो है बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। देखिए, आप एक शिक्षक हैं और अपने जो छात्र हैं उनमें जो है मेटाकॉग्निटिव स्किल जो है डेवलप करने में मदद करना चाहते हैं। तो किस प्रकार की रणनीति जो है आपको यहाँ पे अधिक संभावना है कि आप अपने बच्चे में मेटाकॉग्निटिव स्किल जो है विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमेशा जो एनसीएफ होता है, जो हमारी एनईपी 2020 है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बताती हैं, या जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके सीडीपी में, या जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी हमेशा व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए यहाँ पे प्रेरित करना चाहिए, अपने विचारों को रखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। जो आर्टिज्म है, आप जो बच्चे के अंदर आर्टिज्म होता है, इस बारे में कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिज्म जो है एक स्वालीनता, एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोट्स्की के सिद्धांतों की एक प्रमुख समानता है। देखिए, जो पियाजे महोदय हैं और वाइगोट्स्की महोदय हैं,
उनमें साथियों आपको बताना है कि इक्वलिटी उनके सिद्धांत में समानताएं आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें आपको चारों विकल्प में से देखना है। तो उनमें जो समानता है वो साथियों यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। बच्चों की जो स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ा हो, ये दोनों में जो है यहाँ पे कॉमन पाई जाती है पियाजे और वाइगोट्स्की के सिद्धांत में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिकथन कारण दिया गया है अभिकथन का। तो अभिकथन पे कारण सटीक है या नहीं, अभिकथन कितना सही है, उसको हम देखेंगे। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल साथियों, एक शिक्षक जो होता है वो साथियों जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर होता है वो एक सुविधा दातक होता है। इसलिए वो जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है उसको जो है यहाँ पे उसका सम्मान करना चाहिए और उसके आवश्यकता अनुसार यहाँ पे टीचिंग जो मेथड है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो अभिकथन बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है। चलिए आगे देखेंगे कारण क्या है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। बिल्कुल गलत है साथियों। यहाँ पे जब बच्चों की विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र से आते हैं, विभिन्न राज्य से आते हैं, तो उनके बीच जो सहयोग है पढ़ते समय और जो समूह में कार्य है उससे बचना नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो अभिकथन है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है, लेकिन जो कारण है बिल्कुल गलत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे बताना कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है। देखिए, जब कोई बच्चा होता है और जो वो सीखा होता है तो उस रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को कैसे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, पारंपरिक शिक्षण। जो हिस्टोरिकल जो टीचिंग होती है इसके द्वारा इन्हें जो है सिखाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अभिकथन है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए, जो क्रोध होता है, क्रोध की जो अभिव्यक्ति है एशियाई संस्कृतियों में, उसको कह रहा है कि यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है साथियों, यहाँ पे क्रोध को हमेशा हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि क्रोध स्वयं को यहाँ पे नष्ट करता है, इसलिए इसको हतोत्साहित करते हैं और शर्म को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसा जो है अभिकथन ये राइट है। चलिए यहाँ पे कारण देख लेते हैं। कारण क्या कह रहा है। कारण है कि भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। बिल्कुल गलत है। भावनाएं जैसे क्रोध हो गई, संवेगांगी क्रोध हो गया, भय हो गया और शर्म हो गया, ये चीज़ें हमें सीखने में मदद करती हैं। ये हमारे सीखने में रोल अदा करती हैं, भूमिका निभाती हैं, ना कि भूमिका नहीं निभाती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। यहाँ पे जीन पियाजे का जो एक विकास इन्होंने दिया, संज्ञानात्मक विकास, उनके अनुसार कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो आपको बता दें कि बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों से यहाँ पे उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। यहाँ पे बताना है कि जो एनालिटिकल थिंकिंग है इसमें इन 4 विकल्पों में से 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है ये एनालिटिकल थिंकिंग को जो है बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपको बता दें
कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। तो इस प्रकार की जो एनालिटिकल सोच होती है ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ावा दे सकती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अपना अंतिम और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि 29 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना कि समावेशी कक्षाओं, देखिए समावेशी कक्षाओं की यहाँ पे आपको विशेषता बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि समावेशी शिक्षाएं किस प्रकार की होनी चाहिए या कैसी होती हैं। जैसे समावेशी शिक्षा एनसीएफ के अनुसार, एनपी 2020 के अनुसार किस प्रकार की समावेशी कक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा है वो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि अभिकथन कारण पे कितना सटीक है ये देखना कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल एक शिक्षक होने के नाते हमें अपने जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, उनको जो है बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरण और गैर उदाहरण पर उनकी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक संरचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण दिए जाते हैं वो रचनात्मकता इनमें जो है देखने के लिए जो है किया जाता है। तो अभिकथन पर सटीक कारण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो साथियों ये रहे हमारे 7 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाले सीटेट पेपर 2 के जो है यहाँ पे जो सीटेट पेपर 2 का था, ये सीडीपी सब्जेक्ट की हमने जो है व्याख्यात्मक हल आपके सामने जो है प्रस्तुत की थी। उम्मीद करते हैं कि व्याख्यात्मक हल आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो जो भी आपके साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हों उनको वीडियो शेयर कीजिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीटेट की तैयारी में आपको एक यहाँ पे हेल्पफुल जो है हो सके। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।